हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र देश इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंस, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो यूपी बोर्ड के क्लास 10 में है। और आज हम आप लोग को बताएंगे टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार के कितने पार्ट होते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे और कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, लिख लिए हैं टेंस, और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल या समय। ठीक है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है जिसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा है जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखिए, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब यहां पर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी प्रकार हैं उनकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे पहचाना जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो चल रहा है, जो चल रहा है। जैसे इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल। पास्ट टेंस क्या होता है, बीता हुआ कल। और आपका फ्यूचर टेंस क्या होगा, आने वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम इस प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश में डिफिनेशन बात करते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ऐसे सेम आपका पास्ट टेंस होता है, एन एक्शन विच इज डन पास्ट टाइम। फिर ऐसे आपका फ्यूचर टेंस होता है, एन एक्शन विच इज डन फ्यूचर टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है। देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान आप सब जानते हैं, जिस मतलब कोई भी वाक्य रहेगा अंत में क्या मिलेगा, है मिलेगा, हूं मिलेगा और हो मिले। अगर ये सब किसी भी वाक्य के अंत में आए तो आप पहचान सकते हो कौन सा टेंस कहोगे, प्रेजेंट टेंस कहोगे। ऐसे आपका पास्ट टेंस की पहचान होती है, पास्ट टेंस की पहचान होती है। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, था मिलेगा, थी मिलेगी और थे मिलेंगे, और आपका एक होता है आइए। ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इसको कहेंगे छोटा और बड़ा। फिर आपको इसमें आपका भी 2 होता है, छोटी और एक होती है बड़ी। इसके बाद इसमें भी आपका 2 केस होता है, ए और ऐ। तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, अगर आपको टेंस नहीं पहचानने आएगा, तो अगर वहां पर प्रेजेंट टेंस दिया है या पास्ट टेंस दिया है, तो पास्ट टेंस में आपको केवल इतना चीज आपको याद करना है। ऐसे आपको फ्यूचर, और फ्यूचर आप सब जानते हो इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, गा मिलेगा, गी मिलेगी और गे मिलेगा। तो अगर ऐसे भी वाक्य मिलते हैं जिसमें आपके पास्ट टेंस, मतलब जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, तो आप क्या कहोगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा आपको मिलेगा, तीसरा पार्ट जिसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ऐसे सेम आपके पास्ट के होते हैं। पास्ट का पहला पार्ट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे दूसरा पार्ट हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद आपका ऐसे तीसरा पार्ट होगा पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस।
और लास्ट पार्ट है जो चौथा पार्ट है इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सेम फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे फ्यूचर का सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा फ्यूचर का, तो हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट पार्ट हो जाएगा फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं और पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो अब आप बता ले जाओगे कितने कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के जो पहला पार्ट है इसके बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है और हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हम क्या किए, लिख लिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब हमको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बारे में हमको समझना है और आपको कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस मिलेगा कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिफिनेशन क्या होती है और इसमें कैसे सेंटेंस मिलते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन। जब तक आपको डिफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है आपको रटना नहीं है, बस यहाँ पर समझना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। बस आप केवल समझिए कैसे आपको मिलेगा सेंटेंस और कैसे आपको पहचानना है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो आपको मैं पूरा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वही पॉइंट लिखाने की कोशिश करूंगा और आपको जो भी पॉइंट रहेगी उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखिए डिफिनेशन क्या होती है। जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, और आप सब लोग भी पढ़ चुके होंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको याद क्या रखना है, पहचान, कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हम लोग की पहचान होती है ऐसे इसकी भी पहचान होती है। पहचान क्या बताओगे, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। जब आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो लास्ट में आपको चाहे ता मिलेगा, चाहे ती मिलेगी, चाहे ते मिलेगा, चाहे ता हूं, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें रूल क्या होता है। अब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। रूल क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आप अभी तक जो टेंस की वीडियो है, मतलब टेंस पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ें, अगर आप अभी तक नहीं देखे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं देखने के लिए, वहां पर मैं आपको बताया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म यूज होगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो आप वहां पर जाइए, जितने जल्दी हो सके आप अच्छे से देख लीजिए और बेसिक क्या है, एसओबी क्या होता है, इन सभी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो रूल है, तो रूल कैसे हम यूज करेंगे और रूल क्या होता है और हम कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं शेयर किए हैं तो आप अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको इसका रूल ना बताकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टेंस से दूर रहते हैं कि हमको टेंस नहीं आता है, तो आप अब उन लोग को भी आ जाएगा। तो देखिए वो क्या चीज है। आप सब ये नाम सुने होंगे,
एसओवी। और जिन लोग को नहीं पता है, मैं अभी बताया हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, जितने जल्दी हो सके आप उसको देख लीजिए। देखिए एसओवी क्या होता है, आपको मिलता है पहले सब्जेक्ट, यस से होता है सब्जेक्ट, और ओ से होता है आपका ऑब्जेक्ट, और वी से होता है वर्ब। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब आपको कोई हिंदी सेंटेंस मिलता है और आपको इंग्लिश सेंटेंस मिलता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले वर्ब आता है कि पहले सब्जेक्ट आता है और क्या कैसे आता है, ये नहीं पता रहता और सेंटेंस भी नहीं बना पा। और आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए और आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर आपको कोई कहे सेंटेंस बनाने के लिए और उसमें सब्जेक्ट पूछे वर्ब पूछे, ये भी आप बता ले जाओगे। देखिए जब आपको हिंदी सेंटेंस मिलता है तो हिंदी सेंटेंस में होता क्या है, आपको जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं घर जाता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप हिंदी सेंटेंस देखोगे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट पहले आता है, हिंदी में बता रहा हूं सीधे डायरेक्ट, मतलब ट्रांसलेट नहीं, कैसे आपको हिंदी सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट हो गया प्लस, अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगी प्लस वर्ब मिलेगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। जब आपको कोई हिंदी सेंटेंस मिलेगा तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में चलना है। पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये क्या करता है, हिंदी में जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं ऐसे सेम इसी फार्मूले पे आप यूज करके कर सकते हैं। देखिए जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, ये सब्जेक्ट तो यहीं पर रहता है, इसमें चेंज क्या होता है, इन दोनों में चेंजिंग हो जाती है। इसके बाद क्या मिलेगा, आपको वर्ब मिलेगा प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यही आपको दोनों लर्न करना है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब आप ट्रांसलेट करोगे तब आपको इतना पता रहना चाहिए। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब मिलेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे आप पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप ये जनरली इसको आप याद करिएगा, ठीक है, या इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या रूल होता है, इसी के साथ मैं आपका यहां पर फार्मूला बता देता हूं कि जो आपको यूज करना है जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो रूल क्या है इसमें, पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ई यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तब आप क्या करोगे, इस रूल का यूज करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट को अभी सेंटेंस के बारे में नहीं पता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार में कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप वहां पर जाइए, जितने जल्दी हो सके आप सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए रूल आपको पता चल गया। इसके बाद जब हम निगेटिव की बात करते हैं, इसमें जब हम निगेटिव सेंटेंस हमको मिलता है, निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसके बाद यहां पर भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा और निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो हमको कौन सा रूल यूज करना है। क्लियर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है, यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का रूल। अब एक सेंटेंस होता है जो चौथा सेंटेंस आपको मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये कैसे बनता है, अब इसको भी समझना है आपको। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये दोनों सेंटेंस है, मतलब ए वाला सेंटेंस और ए वाला सेंटेंस, दोनों को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो एक सेंटेंस नया फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अब आपका क्या हो गया, सभी सेंटेंस का रूल। अब ध्यान से सुनिएगा, एक आपको मिलता है WH क्वेश्चन, क्या आपको WH क्वेश्चन मिलता है जो आपका 5वां सेंटेंस है,
कौन सा, WH क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका रूल क्या होता है, हम क्या करते हैं पहले WH या जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सभी सेंटेंस पर एक एक एग्जांपल से सबको अच्छे से समझ लेते हैं, और वो मैं सेंटेंस चेंज नहीं करूंगा, उसी सेंटेंस से पूरा मैं आपको जितना भी पार्ट है सभी पार्ट को एक ही सेंटेंस पे ट्रांसलेट करके बताऊंगा, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जब आपका कोई पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट पूरा खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को मिक्स करके मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूं। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब देखिए, अब आपको कैसे करना है, अगर आप एक स्टेप मिस कर देते हो, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे और एक स्टेप भूल जाते हो, तो आपको जब अगला सेंटेंस मिलेगा वहां पर अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर आप एक कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसका भी स्टेप होता है, अगर आपको स्टेप पता चल जाएगा और उसी स्टेप के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें पहले कौन सा स्टेप का यूज करते हैं। देखिए, पहले आप क्या करोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे। मैं स्कूल जाता हूं, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक, अब देखिए लास्ट में आपको क्या मिला है, हूं। मैं आपको पहले बताया था, हूं क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। पहला स्टेप हो गया, लास्ट में क्या मिला, हूं। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे, ए यहां से ऐड कर लेंगे, ए इतना पूरा। अब देखिए किसकी पहचान बता रहा, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पार्ट है उसके बारे में बता रहा, क्योंकि अभी मैं आपको पीछे बताया हूं इसकी पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में ता, हूं, ती, हूं ये सब आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर इसका पार्ट मिल गया कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपका तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये सेंटेंस कौन सा बता रहा है, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में जो पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, और इसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है, मतलब फोर्थ स्टेप है जो इसको हम यूज करेंगे, जिसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा, यही रूल फॉलो करेंगे, इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, उसको समझ लीजिए। अफर्मेटिव में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव के केस में जब हमको कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो उसमें वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बट अगर अफर्मेटिव है तो उसमें आप डू और डज का प्रयोग नहीं करोगे। यहां तक क्लियर हुआ। जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करोगे, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करोगे। ये पॉइंट समझ में आ गए। फिर इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जब आपको सब्जेक्ट प्यूलर रहेगा, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। अब याद रहे, जब आपको प्यूलर सब्जेक्ट मिलेगा, अब प्यूलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं इसको समझ लीजिए। जैसे आपको मिला आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्यूलर सब्जेक्ट। अगर ये सब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गए तो वहां पर आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करोगे। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसको हम लिख देते हैं। जैसे आपका हो गया ही, सी, इट, और एक आपका है एनी नेम। ये अगर आपको दिखाई दे दे, मतलब अफर्मेटिव के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ये सभी दिखाई देंगे तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करोगे। बस यही आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैं स्टेप भी आपको बता दिया हूं, ठीक है। इसमें देखिए इस रूल का यूज करेंगे क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस वाक्य में नहीं और क्या ये दोनों ना आए, ना तो नहीं आए ना तो क्या आए, तो हम उसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस रूल पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। रूल में पहले क्या आया, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम क्या किए, आई लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, गो, तो हम क्या किए, यहाँ गो लिख लिए। क्लियर है। गो के बाद हमको लगाना है यस या यस। अब देखिए अभी मैं आपको बताया हूं, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद टू लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे निगेटिव का। निगेटिव का केस कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे जिसका हम ट्रांसलेट करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। यही सेंटेंस रहेगा, बस इसमें हम क्या करेंगे, नहीं का यूज कर देंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए कुछ इसमें आपको याद रखना है कि जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, उसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, ठीक है, प्लस आपको नॉट, ठीक है। अब देखिए आपको डू का यूज कहां करना है, कि जब आपको सब्जेक्ट प्यूलर मिलेगा। कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, प्यूलर सब्जेक्ट। प्यूलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करोगे, डू का यूज करोगे। इसके बाद आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर आप डज का यूज करोगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, वर्ब में, जिनको नहीं पता होता, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। तो भैया यहां पर याद रखिए, आप कभी भी वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करोगे जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, केवल हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए मैं अभी आपको बताया हूं कितना स्टेप, 4 स्टेप। वही 4 स्टेप आपको आना चाहिए। क्या करोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे, लास्ट में देखो आया हूं, तो हूं क्या बताया, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस का कोई एक पार्ट आएगा जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया ये पार्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर देखिए नहीं आया, तो इनमें से हो गया असर्टिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद आपका चौथा स्टेप है, इसका हम निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए आपका ये निगेटिव सेंटेंस का रूल है, इसी रूल पे इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए पहले आया, सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, आई यूज करेंगे, ठीक है। आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको डू या डज का यूज करना है। तो यहाँ पर आई सिंगुलर है, प्लूरल। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, आई क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का यूज। इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, हम क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे क्योंकि नहीं आया है। इसके बाद आपको वर्ब यूज करना, वर्ब क्या है, गो। अब इस गो में आपको यस या यस का यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज हो गया है। क्लियर है। इसके बाद टू लिखोगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे, जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटेंस कैसे आपको मिलता है, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब देखिए, अब आपको मिला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज होंगे कि कैसे सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं और उसमें डू और डज कहां यूज करते हैं। तो यहां पर आपको रूल दिखाई दे रहा होगा कि रूल हमको, बस आपको सेंटेंस जो भी मिलेगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, और उनमें जो पार्ट दिया रहेगा और उसमें जो सेंटेंस रहेगा, जो उसका रूल रहेगा, उसी रूल को आपको यूज करना है। और आप अपने से कोई भी रूल नहीं यूज करोगे। अगर यूज करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही देखिए मैं आपको बताया हूं, ये रूल है, तो यहाँ पर आपको यही रूल यूज करना है, ठीक है। अब देखिए हम करते क्या है, मतलब इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहले आप इसमें कुछ समझ लीजिए। जैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी मिले या किसी भी केस का मिले, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आगे जो भी रहेगा आपका वर्ब, इन सभी का यूज करते हैं। बस आपको यही यूज करना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना पड़ेगा, और इसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज हम करते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। और मैं आपको बताया था, जब भी हम कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं उसमें हम कितने स्टेप का यूज करते हैं, 4 स्टेप। और वो 4 स्टेप आपको आना चाहिए। पढ़ोगे सेंटेंस, तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है। क्लियर है।
प्रेजेंट टेंस। अब आप जानते हो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट आएगा। तो यहाँ पर जब हम पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ से पहचान लेंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं इत्यादि शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पार्ट कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, रूल यूज करना है, आपको रूल यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में भी 2 केस होता है, एक यस या नो होता है और एक WH होता है। अब रूल यूज करते हैं, पहले हमको क्या करना है, इस क्या के स्थान पे ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जिन स्टूडेंट को नहीं पता रहता है इस क्या के स्थान पे व्हाट लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि व्हाट मीन्स क्या होता है। बट भैया आपको यहाँ याद रखना है कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इसके स्थान पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी दूसरा स्टेप जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब बताइए आई सिंगुलर है प्लूरल, तो आई यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, वर्ब क्या हो जाएगा, गो। और इसमें भी आप यस और यस का यूज नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, टू लगाओगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। क्या है ऑब्जेक्ट में, स्कूल। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका ट्रांसलेट। इसके बाद जब इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को जब मिलाया जाता है तो आपका एक नया सेंटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी बात कर लेते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, बस इसी सेंटेंस में नहीं का यूज कर देंगे। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, इस रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सब्जेक्ट है, डू हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जब हमको इस नहीं का इंग्लिश लिखना होता है, नॉट ना, जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, इसके बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको यूज करेगा इस केस में तो उसका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की इंग्लिश होती है गो, इसके बाद टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या किए, जो आपका, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट टेंस था और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम क्या किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी रूल होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उन सभी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।